अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा ये BBA 6 है। तो आज हमारा है लेक्चर नंबर 9। ठीक है। अच्छा बेटा, हमारा जो लेक्चर नंबर 9 है उसका जो टॉपिक है बेसिकली वो फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्शन के बारे में है। ठीक है। यानी कि चूँकि हमारा सब्जेक्ट है इंटरनेशनल बिज़नेस का, तो हमें ये बात पता है कि हम जिस भी बिज़नेस के बारे में पढ़ेंगे वो सिर्फ अपने ही कंट्री में डील नहीं करेगा, बल्कि वो इंटरनेशनली डील करेगा। और आपको पता है कि जब बिज़नेसेस इवन लोकल कंट्रीज़ में ये सर्विसेज भी परफॉर्म क्यों ना कर रहे हों, तो उन्हें भी जो है वो प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। अपने ट्रेडमार्क की प्रोटेक्शन की, अपनी पॉलिसीज़ की प्रोटेक्शन की, अपने टैक्स देने की पॉलिसी जो है उस पर प्रोटेक्शन, यानी कि हर जो डिसिप्लिन है जो कि एक बिज़नेस की सेल से रिलेट करता है, उसकी प्रोडक्ट से, उसके बिज़नेस की रेपुटेशन से रिलेट करता है, हर उस डिसिप्लिन में बिज़नेस को प्रोटेक्शन की चाहिए होती है, यानी कि प्रोटेक्शन चाहिए होती है। ठीक है। अच्छा बेटा, अब हम बेसिकली चूँकि ये हमारा इंटरनेशनल बिज़नेस है, तो हम जिस भी बिज़नेस के बारे में पढ़ेंगे हम उसको इंटरनेशनली पढ़ेंगे। तो इंटरनेशनली जब एक बिज़नेस अपने कंट्री के अलावा बाकी कंट्रीज़ में भी अपनी प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज को रेंडर कर रहा होता है, सेल कर रहा होता है, तो उससे जो है वो बेसिकली प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। तो बेटा ये बेसिकली फ्री ट्रेड एक अलग कॉन्सेप्ट है, प्रोटेक्शन एक अलग कॉन्सेप्ट है। फ्री ट्रेड का मतलब ये है कि अगर लेट सपोज़ मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अच्छा बेटा, ये ना कुछ लाइंस आपकी लगी हुई हैं, ये हाशिम ने, मेरे बेटे ने लगा दी हैं, बिकॉज आई वाज राइटिंग योर लेक्चर। तो एट दैट टाइम उसने जो है वो पेंसिल पकड़ के कुछ लाइंस लगा दी, एंड आई होप सो कि आप स्टूडेंट्स को इससे प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैं माजरत चाहती हूँ, मुझे भी पता नहीं चला उसने कब जो है वो लाइंस लगा दी, एंड आफ्टर दैट मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं इसको दोबारा लिख सकती। ठीक है। तो अब मैं ऐसे ही कंटिन्यू करूँगी, इंशाल्लाह मैं डिटेल में आपको जो है वो बता दूँगी ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं फ्री ट्रेड के बारे में। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दूं कि फ्री ट्रेड क्या चीज़ होती है। बेटा इसका जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कंट्रीज़, लेट सपोज़ कि 10 कंट्रीज़ हैं, दीज 10 कंट्रीज़ हैव डिसाइडेड कि हमने आपस में जो है वो हम ट्रेड करेंगे। ठीक है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और वो ट्रेड किसी भी चीज़ की हो सकती है, वो सर्विसेज की ट्रेड हो सकती है, वो प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने की एक दूसरे के मार्केट्स में, वो उसकी जो है वो बिज़नेस हो सकता है, लेकिन एनी हाउ इन्होंने ट्रेड करना है। ठीक है। तो अगर ये 10 कंट्रीज़ जब ये चीज़ डिसाइड कर लेते हैं कि येस वी कैन ट्रेड विद वन अनदर, ठीक है, तो फिर क्या होता है, ये 10 कंट्रीज़ बैठ के, यानी कि इनके प्रेसिडेंट्स या जो भी बिज़नेस एक्सपर्ट्स हैं वो बैठेंगे, और बैठने के बाद एक टेबल कॉन्फ्रेंस कह लें, या जो भी जो है लेटेस्ट जो भी मोड्स हैं, आई थिंक अगर मैं हमारी जो मीटिंग्स जो दिखाई जाती हैं न्यूज़ चैनल्स में, ट्रम्प की, इमरान खान की, या बाकी किसी भी तरह से असम्बलीज़ की, कैनेडियन जो है वो दिखाई जाती हैं, तो वो कुछ या तो असम्बली में मीटिंग्स होती हैं, सिटिंग्स होती हैं, या फिर जो है वो पर्सनली प्रेसिडेंट हाउस में जो है वो सिटिंग्स होती हैं। तो एनी हाउ वट एवर द वे में ओवरऑल जो है मैं इसको टेबल कॉन्फ्रेंस का नाम दे देती हूँ। अब ये 10 कंट्रीज़ के मेंबर्स बैठेंगे इसमें, और ये डिसाइड करेंगे कि हमने जो ट्रेड करनी है उसका मैकेनिज़्म क्या होगा। ठीक है। यानी कि पॉलिसीज़ सेट की जाएंगी हर कंट्री की इकोनॉमी को देख के, इकोनॉमी हेल्थ को देख के, और इसके अलावा जो है जीडीपी इसका रेट देखा जाएगा, जीडीपी देखा जाएगा,
पर कैपिटा इनकम वगैरह, ये जितने भी मेजरिंग फैक्टर्स जो हैं, जो कि मेजरमेंट की सेंस में आते हैं, उन सब को देखा जाएगा। और देख के एक कंट्रीज़ ओवरऑल, ये 10 कंट्रीज़ जो हैं, ये एक पॉलिसी बनाएंगे और उस पॉलिसी के मुताबिक वो कंट्रीज़ जो हैं वो आपस में ट्रेड कर सकेंगे। उस पॉलिसी में इंपोर्ट्स कितनी की जाएंगी, एक्सपोर्ट कितनी की जाएंगी, अगर लिमिट्स सेट करनी है तो वो लिमिट सेट की जाएंगी, अगर फ्रीली यानी कि विदाउट एनी लिमिट जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है तो वो भी सेट की जाएगी। यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गए, ठीक है। और इसके अलावा जो है बेटा टैक्स रेट, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी कि अगर एक कंट्री दूसरे कंट्री से में अपनी चीज़ें भेज रहा है या वहाँ से परचेज़ कर रहा है, तो टैक्स रेट कितना लागू होगा और क्यों लागू होगा, ये भी उसी में डिसाइड किया जाता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि अगर वो 10 कंट्रीज़ जो हैं वो आपस में डील कर रहे हैं तो वो जो है वो इक्वल उनका आप कह सकेंगे कि सेट टैक्स रेट, ठीक है। इसको हम कहेंगे सेट टैक्स रेट, ठीक है। अब हो सकता है कि इनमें से 5 कंट्रीज़ जो हैं उनका टैक्स रेट सेम हो, यानी कि वो उनकी इकोनॉमी के लिहाज से, अगर वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो करेंसी के लिहाज से जो भी वो टैक्स रेट डिसाइड करेंगे, सेट करेंगे, हो सकता है कि वो उनके लिए फेवरेबल हो। लेकिन बाकी जो 5 कंट्रीज़ हैं उनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उनके लिए अलग से टैक्स रेट भी जो है वो डिसाइड हो सकता है। लेकिन डिसाइड इसी टेबल कॉन्फ्रेंस में होगा कि हमने जो करना है, जब करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, ये सब चीज़ें, ये सब डिसीजंस जो हैं ये इसी आप कह लें कि उसमें लिए जाएंगे, इसी मीटिंग में जो है वो लिए जाएंगे। तो इसको जो है वो बेसिकली हम कहते हैं कि फ्री ट्रेड, यानी कि ये कंट्रीज़ मिल बैठ के ये डिसाइड करेंगे कि हमने हर्डल्स को रिमूव करके फ्रीली ट्रेड करना है, ठीक है। और वो हर्डल्स जो भी आती होंगी, कि टैक्स रेट की आ रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट लिमिट की आ रही है, क्वालिटी की आ रही है, इकोनॉमी हेल्थ की आ रही है, ये किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन आ रही है, तो उन सब को रिमूव करके, जो भी फेवरेबल वे होगा उनको रिमूव करने का, उसको रिमूव करके जो डिसीजंस सेट किए जाएंगे उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ द फ्री ट्रेड, ठीक है। कि कंट्रीज़ जो हैं वो आपस में फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं, बिकॉज ऑल द कंट्रीज़ 10 ऑफ द 10 कंट्रीज़ आर एग्रीड ऑन द सेम रूल्स, सेम रेगुलेशन, सेम पॉलिसीज, सेम क्राइटेरिया of the trade, so that's why there will be no more hurdle if they countries trade with each other. तो बेटा अब मैं इसको इसकी मैंने डेफिनेशन लिखी है और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, मैंने वो लिखे हैं, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा सबसे पहले जो है भी मैंने फ्री ट्रेड की डेफिनेशन नहीं कह सकती, आप इसका कॉन्सेप्ट कह सकते हैं कि इट्स अ कॉन्सेप्ट। ये डेफिनेशन के वर्ड्स नहीं हैं, these are the words written by me personally and these are the words that will clear your concept, okay. I am not saying कि this is a definition. तो बेटा ये फ्री ट्रेड जो है, दिस इज़ बेसिकली अ सिचुएशन मीन्स कि कंट्रीज़ की हेल्थ, कंट्री का इन्वायरमेंट, जैसे आजकल कोरोना वायरस की वजह से हर कंट्री की सिचुएशन जो है वो पैनिक हुई है, ठीक है। लेकिन जब सिचुएशंस पैनिक नहीं होती, कंट्री स्मूथली चल रही होती हैं, तो वो फ्री होते हैं, ठीक है। तो वो एक सिचुएशन होती है जिसमें जो है वो इधर हैप्पीली ग्रो कर रहे हैं या पैनिक इन्वायरमेंट में ग्रो कर रहे हैं। नहीं, 11 o'clock पे, ओके। अच्छा बेटा, तो अब जो है वो बेसिकली क्या होता है कि ये कंट्री ये एक सिचुएशन है। फ्री ट्रेड क्या है, ये एक सिचुएशन है व्हेन कंट्रीज़ विदाउट एनी पॉलिटिकल एंड द ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। बेटा बैरियर्स 2 तरह के ही हमेशा होते हैं जब भी किसी कंट्री ने जो है वो डील करना होता है, चाहे वो लोकली यानी कि अपने कंट्री में डील करे, अपने कंट्री के डिफरेंट सिटीज़ में डील करे, या बाकी के दूसरे कंट्रीज़ के साथ डील करे। तो जब उसने डील करना होता है तो बेसिकली 2 ही तरह के बैरियर्स होते हैं, या तो पॉलिटिकल बैरियर्स होते हैं, यानी कि पॉलिटिशियंस के दरमियान में रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं होते,
जैसे आप यहाँ पे हमारे इमरान खान के देख लें, और मोदी जो इंडियन पॉलिटिशियन है आप उनके देख लें, यानी कि हमारी कोई पॉलिटिकल स्टेटस बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा है। तो डेफ़िनेटली जब हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, इंडिया या पाकिस्तान एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट की ट्रेड के बारे में या प्रोडक्ट्स की ट्रेड के बारे में, तो डेफ़िनेटली उनको पॉलिटिकल बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल हर्डल्स भी फेस करना पड़ती हैं, ठीक है। और दूसरी साइड पे पॉलिटिकल हर्डल्स के अलावा कुछ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स भी होते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन की दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से डिमांड डिफरेंट होती है, क्राइटेरियाज डिफरेंट होते हैं, इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है, डिसीजन एंड वर्किंग पैटर्न स्पेशली जो है वो डिफरेंट होता है। आप यहाँ पाकिस्तान की आप कंपनीज़ को देख लें, तो आप इंडिया की कंपनीज़ को देख लें, नो डाउट कि कहने में, सुनने में या देखने में लगता है कि आलमोस्ट इन्वायरमेंट जो है वो 19-20 का ही फ़र्क है, बट नहीं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। अभी रिसेंटली मेरे साथ जो है वो मैं ऑनलाइन शॉपिंग करना चाह रही थी, मुझे कुछ ड्रेसेस की ज़रूरत थी। तो जब मैंने वो साइट्स ओपन की तो मुझे नहीं पता था, आई हैव नो आइडिया कि ये साइट जो है ये इंडिया की है, और ब्रांड का नेम कुछ मुझे भूल गया है, कुछ है कलेक्शन, कुछ इसी तरह से उसका नेम था। तो वो मैंने मुझे उनके ड्रेसेस अच्छे लगे तो मैंने उनको जो है वो उनका व्हाट्सएप नंबर जो है मैंने उस पर उनको मैसेज कर दिया कि सर और मैम आई वाना परचेज़ दीज ड्रेसेस एंड ऑल दैट। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से और बहुत जो है वो मुझे क्लियरली उन्होंने जो है वो मुझे बताया कि मैम वी आर फ्रॉम इंडिया एंड ये ड्यू टू कोरोना वायरस वी कैन नॉट ट्रेड, वी आर नॉट टेकिंग एनी ऑर्डर। और उन्होंने मुझे मज़ीद ये भी बताया कि मैम आपकी करेंसी का और हमारी करेंसी का डिफरेंस क्या है, यानी कि जो रेट्स हमने सेट किए हैं, जो आपने हमारे वेबसाइट पे जो आपने रेट्स देखे हैं, आपको उसे डबल ट्रिपल पे करना पड़ेगा अगर आप पाकिस्तानी करेंसी में पे करना चाहती हैं। और उन्होंने कोई 2 से 3 मैसेजेस में उन्होंने जो है वो मुझे बड़े बड़े अच्छे से मुझे बताया है। एंड दे एक मतलब ये भी होता है ना कि कस्टमर को लीव कर देना, यानी कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल के कस्टमर को लीव कर देना, क्योंकि ये क्रॉस बॉर्डर एक ट्रेड कन्वर्सेशन चल रही थी। तो एक होता है कि नेगेटिव इम्पैक्ट डाल के, अब उससे तो पता था कि यार मैंने पाकिस्तान में डील ही नहीं करना, तो मैं जैसे मर्ज़ी से जो है वो बात करूँ, लेकिन नहीं, उन्होंने फिर भी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से, यानी कि अभी भी जब मैं सोचती हूँ तो आई हैव अ पॉजिटिव इमेज ऑफ दैट ब्रांड कि जो है वो मुझे उन्होंने इतने अच्छे तरीके से बात की और इतने अच्छे तरीके से मुझे समझाया और पूरा क्राइटेरिया बताया। तो नो डाउट कि अब वो फर्दर मैं ट्रेड तो नहीं कर सकती, एक तो कोरोना वायरस की वजह से और दूसरा करेंसी डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, तो इस वजह से तो बेटा ये होता है बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल डिफरेंसेस होते हैं। अब उसकी बजाय अगर मैं यहाँ पाकिस्तान में आई डोंट नो कि अगर पाकिस्तान में भी इस तरह से कोई केस होता है या कोई सिचुएशन होती तो पाकिस्तानीज़ किस तरह से डील करते, बट येस एज़ आई नो द पाकिस्तानीज़, तो मेरे जो माइंड में पहली चीज़ आती है वो यही कि अगर कोई पाकिस्तानी होता तो वो डेफिनेटली पहले यही सोचता कि अच्छा यार ये यानी कि करेंसी का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि मुझे जो है बहुत हाई वैल्यूज़ पे मुझे जो है वो पैसा रिसीव होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का, तो शायद वो किसी भी तरह से करके जो है वो उसका ऑर्डर रिसीव कर लेते, या जो है वो उसको यानी कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट पे जो है वो उसको डील करते। हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ इस पॉइंट ऑफ व्यू पे, लेकिन अगर ये सिचुएशन पाकिस्तान में होती तो ये माइट बी पॉसिबल कि इट कुड बी अ डिफरेंट सिचुएशन। तो इस तरह से कुछ ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंसेस भी होते हैं और कुछ पॉलिटिकल डिफरेंसेस भी होते हैं। अगर तो वो 10 के 10 कंट्रीज़, इस तरह से मैंने पहले आपको एग्जांपल दी, अगर तो वो 10 के 10 कंट्रीज़ अपने पॉलिटिकल और सारे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स को रिमूव करके कुछ सेट पॉलिसीज़ पे, कुछ सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस पे जो है वो एग्री हो जाती हैं, तो देन दे विल बी फ्री, ठीक है। वो खुद को कंफर्टेबल महसूस करते हैं एक दूसरे से ट्रेड करने में। तो बेटा दिस कंफर्टेबिलिटी का होना जो है ये क्या कहलाता है, फ्री ट्रेड कहलाता है, ठीक है। तो दिस इज़ बेसिकली अ सिचुएशन जिसमें बहुत सारे पॉलिटिकल और ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स को जो है वो रिमूव किया जाता है, कैन ट्रेड फ्रीली, और कंट्रीज़ जो हैं वो आपस में फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं। अब बेटा मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल को जो है वो अंडरलाइन करके तो मैंने नीचे 2 एरो साइंस शो किए हैं। अब ऑर्गेनाइजेशंस 2 तरह की होती हैं, एक होती हैं नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और एक होती हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। नेशनल जो कि अपनी कंट्री की हैं और दूसरी होती हैं इंटरनेशनल। जैसे लेट्स सपोज़ कि अगर मैं इंटरनेशनली कौन सा ब्रांड चल रहा है, एडिडास का ब्रांड पाकिस्तान में तो नहीं है ना, आई थिंक ये कोई अब्रोड का ब्रांड है, लेकिन ये इंटरनेशनल है, ठीक है। और नेशनल कोई पाकिस्तान का ले लें, आप खाड़ी ले लें, आप जे डॉट ले लें, ठीक है। अब बेटा ये जो नेशनल
नेशनली ऑर्गेनाइजेशंस का ट्रीट करने का तरीका, प्रोडक्शन का तरीका, प्रोडक्शन क्राइटेरियाज़ या आप कह रहे हैं कि बिज़नेस पॉलिसीज़ डिफरेंट होती हैं और इंटरनेशनली डिफरेंट होती हैं, ठीक है। इवन आप जे डॉट की ले लें तो पाकिस्तान में उनकी जो प्रोडक्ट्स होंगी और उनकी जो पॉलिसीज़ होंगी उन प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के पीछे वो डिफरेंट होंगी। लेकिन अगर आप यही जे डॉट के ड्रेसेस जो हैं आप यूके, यूनाइटेड स्टेट्स या यूरोप वगैरह में अगर परचेज़ करते हैं तो आपको डेफिनेटली एक डिफरेंट सेट ऑफ पॉलिसीज़ को जो है वो फेस करना पड़ता है। अब चूँकि मेरी सिस्टर वहाँ स्पेन में होती हैं तो वो ऑनलाइन ही मंगवाती हैं सारी अपनी ड्रेसेस जो हैं, ये खाड़ी हो गया, जे डॉट हो गया। तो वो कहती हैं कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। जब वो पाकिस्तान में रह के ऑनलाइन डीलिंग करती थी तो वो बहुत डिफरेंट थी, और अब जब वो वहाँ रह के करी हैं तो वो भी बहुत डिफरेंट है। यानी कि आपको बताने का मकसद ये है कि तरीका, पॉलिसीज़ डिफरेंट होती हैं कंपनीज़ की, बिजनेसेस की ट्रेड करने में, जब वो नेशनली ट्रेड करते हैं या इंटरनेशनली ट्रेड करते हैं। तो बेटा इसमें सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, ये चाहे इंटरनेशनली जो हैं इंटरनेशनल एलिमेंट्स की जितने भी, चाहे वो सर्विसेज की आपस में ट्रेड हो रही है। अभी मैं सिर्फ इन दोनों की बात कर रही हूँ, ठीक है। आपने ये सेकंड वाले ट्रायंगल पे नहीं जाना है, मैं अभी सिर्फ इन दोनों की बात कर रही हूँ। और इस लिहाज से मैं ये जो मैंने सेट किए कि एलिमेंट्स और टर्म्स, यानी कि एलिमेंट्स मैंने आपको याद है कि जब मैंने आपको वेरी फर्स्ट लेक्चर दिया था तो मैंने उसमें कुछ आपको टर्म्स मेंशन की थी। उसमें इन्वेस्टमेंट थी, उसमें जो है वो गुड्स थी, सर्विसेज थी, जो कि इंटरनेशनली जिनमें हम डील कर सकते हैं। तो बेटा ये वही टर्म्स का मैं यहाँ पे जिक्र कर रही हूँ। तो ये नेशनली और इंटरनेशनली ये सारे एलिमेंट्स और टर्म्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अच्छा बेटा, अब बेसिकली मैंने यहाँ पे ट्रेड को अंडरलाइन करके एक ट्रायंगल जो है वो मैंने क्लियर की है। तो जब भी हम ट्रेड का जिक्र करते हैं तो ट्रेड हमेशा दो तरह की होती है, या तो गुड्स की होती है या सर्विसेज की होती है। अगर तो वो गुड्स की है तो उसको हम टेंजिबल ट्रेड भी कहते हैं, क्योंकि उन गुड्स को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं, यानी कि वो टेंजिबल कैटेगरीज में आ जाती हैं। और सर्विसेज चूँकि हमें नज़र नहीं आती, दे आर जस्ट द वैल्यू एंड दे आर जस्ट द यूटिलिटी टू गेट फुलफिल, तो उसमें जो है ये इंटेंजिबिलिटी की तरफ आ जाती हैं। तो ट्रेड जो होती है वो दो तरह की होती है, एक टेंजिबल ट्रेड होती है और दूसरी इंटेंजिबल ट्रेड होती है। टेंजिबल में हमारी गुड्स की डीलिंग आ जाती है और इंटेंजिबल में हमारी सर्विसेज वगैरह की डीलिंग आ जाती है। तो बेसिकली ये बेटा हमारा फ्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट था, एंड आई होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। अब हम चलते हैं प्रोटेक्शन की तरफ कि प्रोटेक्शन क्या चीज़ है और ये किन किन तरीक़ों से जो है ये की जाती है, ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं प्रोटेक्शन के लिए, और बेसिकली जो है वो ऐसी कौन कौन से टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन हैं जिसके ज़रिए से कंट्रीज़ या ऑर्गेनाइजेशंस खुद को जो है वो प्रोटेक्ट करती हैं। तो बेटा प्रोटेक्शन रिफर्स टू द यूज़ ऑफ टैरिफ्स। अब टैरिफ्स क्या है आपको पता है कि ये इम्पोर्टेड या एक्सपोर्टेड ग्रुप्स के ऊपर लागू किया जाने वाला टैक्स है। हाशिम जाग रहा है, ये सो रहा है। तो ये जो है ये बेसिकली बेटा ये टैरिफ क्या है, ये इंपोर्टेड या एक्सपोर्टेड गुड्स पे जो है ये टैक्स जो हम लगाते हैं, ये कंट्रीज़, हर कंट्री अपनी इकोनॉमी के लिहाज से जो सेट करता है टैक्स रेट, ये वो होता है। सब्सिडीज़, इससे हम बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि कुछ थोड़ा बहुत रिलीफ दे देना, चाहे वो आप नेशनल प्रोडक्ट्स पे दें या इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स पे दें, उसमें आ जाता है कोटास में हम कुछ चीज़ें सेट कर लेते हैं, नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स सेट कर लेते हैं कि हम इतनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो इस कंट्री से मंगवाएंगे और इतनी नहीं मंगवाएंगे। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर्स, और एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर्स का मतलब होगा कि पॉलिसीज़, अगर कुछ पॉलिसीज़ ऐसी बनी हैं उन कंट्रीज़ के दरमियान में जो कि रैदर देन एक्टिंग एज अ फ्री ट्रेड पॉलिसीज़, दे आर एक्टिंग एज अ प्रॉब्लमेटिक पॉलिसीज़, एज अ बैरियर पॉलिसीज़, तो उसको कैसे हमने एडमिनिस्ट्रेट करना है ये उनमें आ जाएगा। तो प्रोटेक्शन रेफर्स टू द यूज़ ऑफ टैरिफ, सब्सिडीज़, द यूज़ ऑफ टैरिफ। बेटा ये अपने यानी कि हम अपने टैक्सेस को, सब्सिडीज़ को, कोटास को, एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर्स को, एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर्स का मतलब है कि द वे ऑफ मेकिंग पॉलिसीज़, उसको हमने इस तरह से यूज़ करना है इन ऑर्डर टू मेक द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, के हमारे जो अपने कंट्री के डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं मोर कम्पेटिटिव, वो ज़्यादा कंपटीशन लें, ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट्स को बनाएं विद द फॉरेन प्रोड्यूसर्स के साथ, बाय लिमिटिंग द क्वांटिटी ऑफ द इम्पोर्ट्स इन द नेशन। ठीक है, अब बेटा ये चीज़ तो हमें पता है कि लेस इम्पोर्ट्स का होना, ठीक है, ये पॉजिटिव साइन कंसीडर किया जाता है किसी भी कंट्री की हेल्थ के लिए। यानी कि अगर किसी कंट्री में इम्पोर्ट्स कम हैं और एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं तो उस कंट्री को ज़्यादा हेल्दी कंसीडर किया जाता है। लेकिन अगर किसी कंट्री की इम्पोर्ट्स ज़्यादा हैं, एक्सपोर्ट्स कम हैं,
तो उस कंट्री को जो है वो ज़्यादा हेल्दी कंसीडर नहीं किया जाता। तो बेसिकली जो प्रोटेक्शन है इसका, जो आप कह लें कि जो मेन सेंट्रल जो पॉइंट होता है, जो सेंट्रल फोकस होता है, वो इसी चीज़ पे होता है कि हमने अपने जो मुल्क की जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं हमने उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, ठीक है। और उसके लिए डेफिनेटली हमें लिमिट करना पड़ेगा अपनी इम्पोर्ट्स को, ठीक है। तो ये दिस इज़ बेसिकली द यूज़ ऑफ टैरिफ्स। और वो जितने भी टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन हम आगे भी पढ़ेंगे, टैरिफ्स हैं, उसमें सब्सिडीज़ का आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ का आ जाता है, कोटास का आ जाता है, इसके अलावा एक दो और भी हैं। तो ये जितने भी जो हैं ये प्रोटेक्शन की टाइप्स हैं, इनको यूज़ किया जाता है ताकि अगर नेशनली भी हम प्रोड्यूसर्स हैं तो हम उसको भी प्रमोट करें, और अगर हम इंटरनेशनली भी डील करें हैं तो उसमें भी हम कंपेटिटिवली चलें। ऐसा नहीं है कि हम लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स को, इसीलिए तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये कहा जाता है ना कि पाकिस्तान में जो अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स बनती हैं वो पाकिस्तान में रहती ही नहीं है, ठीक है। वो इसीलिए नहीं रहती क्योंकि हम एक कंपटीशन में होते हैं। हमने जब प्रोडक्ट्स को दूसरी कंट्रीज़ में सेल करना होता है तो वी हैव टू बी अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ दूस कंट्रीज़, ठीक है। सो दैट्स वाई जो है ये एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि पाकिस्तान में अपनी जो अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स हैं वो नहीं होती, और ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेड गुड्स मोस्ट ऑफ द टाइम ये चाइना की ही होती हैं। तो इस तरह से बेटा इसका कॉन्सेप्ट है। अच्छा बेटा, तो अब हम चल रही हैं टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन की तरफ। बेटा बेसिकली जो टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक टैरिफ्स, दूसरा हमारे प्रोटेक्टिव सब्सिडीज़ जो होती हैं, और तीसरा हमारा कोटास जो होते हैं, ठीक है। अब इन तीनों को मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको डिस्कस नहीं कर रही क्योंकि आप स्टूडेंट्स को याद होगा हमने इसे जो है वो बिज़नेस एथिक्स की बुक में लास्ट वाले जो हमारे लेक्चर्स चल रहे थे, आई स्टिल रिमेंबर कि उसमें जो है वो हमने इन सब चीज़ों को किया था, और आप स्टूडेंट्स को इसका काफ़ी नॉलेज भी था, यानी कि आप स्टूडेंट्स को पहले ही इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा पता है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने ये चीज़ें ज़्यादा डिटेल में नहीं मैंने डिस्कस की हैं। हाँ, इंटरनेशनल बिज़नेस के लिहाज से या हवाले से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती हैं मैंने उन्हीं पॉइंट्स को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा सबसे पहले हम चलते हैं हमारे टैरिफ्स की तरफ। टैरिफ्स जो है वो बेसिकली हम आपको पता है कि ये टैक्सेस को बोलते हैं, जो टैक्सेस इम्पोज़ किए गए होते हैं। अगर तो हमने इंपोर्ट्स करनी है तो दूसरा कंट्री इम्पोज़ करेगा ये टैक्स हम पे, और अगर हमने एक्सपोर्ट करनी है तो हम इम्पोज़ करेंगे दूसरे कंट्री के ऊपर जहाँ पर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो टैरिफ्स आर बेसिकली द टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन द इम्पोर्टेड गुड्स, सर्विसेज एंड द रिसोर्सेज। बेटा रिसोर्सेज में अगर इन्वेस्टमेंट आ रही है हमारे पास कैश आ रहा है, यानी कि जैसे देखें लेट्स सपोज़ कि अगर हम लोन लेते हैं, अगर हमारी कंट्री जो है वो IMF से लोन लेती है तो बेसिकली वो उस पर क्या कहते हैं, हम इंटरेस्ट रेट हमें चार्ज होता है। तो बेसिकली वो इंटरेस्ट रेट भी आप कह रहे हैं कि एक तरह का टैरिफ है, क्योंकि वो भी तो हम पे टैक्स ही पड़ा है ना एक्स्ट्रा। तो इंटरेस्ट रेट को जो भी है वो आप इस सेंस में ले सकते हैं कि एक्टिंग एज द टैरिफ, ठीक है। और अच्छा बेटा ये बेसिकली टैक्सेस हो गए। टैरिफ्स इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स डेफिनेटली पाकिस्तान में जो है। अब जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि मैंने इंडिया से कुछ ड्रेसेस मंगवाने थे, तो उस ड्रेसेस की यानी कि इंडियन रुपी में प्राइस थी 2200, ठीक है। यानी कि जो ड्रेसेस मुझे पसंद आए थे उसमें से मैं एक की आपको बता रही हूँ, तो वो 2200 थी। तो जब मुझे उन्होंने आगे से कहा कि मैम आपको इसके इवज़ जो है वो 4600 आपको इस ड्रेस का पे करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि उसने वो प्रॉपरली उन्होंने मुझे समझाया कि अगर जो है वो 1000 जो है वो पाकिस्तानी रुपी में 2100 बनता है, ठीक है। ये इंडियन रुपी है और ये पाक रुपी है, ठीक है। तो यानी कि 1000 ऑफ इंडिया इज़ इक्वल टू द 2100 रुपीज़ ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अब जब मैंने एक ड्रेस मंगवाना था जो कि 2200 का था बेसिकली, और प्लस इसमें जो शिपिंग के जो भी इसमें एक्सपेंस आना था वो प्लस हैं अभी, ठीक है। तो उसने मुझे कहा कि मैम आपको 4600 तो है आपको ड्रेस का ही पड़ रहा है, और इसके अलावा अगर आप 1000 भी शिपिंग का लगाती हैं इस एक ड्रेस के ऊपर तो ये टोटल आपका 5600 बनता है, ठीक है। सो इट वॉज़ मेकिंग टू मच एक्सपेंसिव फॉर मी इटसेल्फ कि जो है वो मैं इससे तो बेटा ये जो होता है ये आपकी इंपोर्ट्स को क्या बना देता है, ये एक्सपेंसिव बनाते हैं। ये जो टैक्सेस या डिफरेंस इन द करेंसी जो होता है ये आपकी इंपोर्ट्स को जो है ये कॉस्टली बना देता है, ठीक है। और बेटा अगला जो है रिड्यूसेस द सप्लाई ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स, और इम्पोर्टेड गुड्स की सप्लाई, अब मेरे पास जो है वो सप्लाई नहीं आ सकती, चाहे वो किसी भी रीज़न की वजह से है, लेकिन वो नहीं आई तो वहाँ पर लिटिल बिट अब पाकिस्तान जिन कंट्रीज़
जिनका करेंसी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान उन कंट्री से इंपोर्ट कर ही नहीं सकता, पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान अगर इंपोर्ट करेगा तो वो डेफिनेटली पाकिस्तान को इतना फिर उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा, या करेंसी डिफरेंस इतना ज़्यादा होगा कि पाकिस्तान के लिए वैसे बहुत कॉस्टली हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये बेसिकली इंपोर्टेड गुड्स की सप्लाई को भी रिड्यूस करते हैं ये जो टैरिफ्स हैं, अगर तो टैरिफ्स एक्स्ट्रा और प्लस जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर ये रीज़नेबल हैं, सब कंट्रीज़ जो हैं वो एग्री हैं उस रेट ऑफ टैक्स पे, उस टैरिफ पे, तो देन डेफिनेटली इट वुड बी फ्रीली ट्रेडेबल फॉर देम। ठीक है, बट इफ़ दे आर वेरी हाई एंड गेटिंग वेरी एक्सपेंसिव, लाइक आई हैव एग्जाम्पलीफाई यू ऑफ माई सेल्फ, तो उस केस में जो है ये फिर ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। बेटा आगे है प्रोटेक्टिव सब्सिडी। सब्सिडीज़ का क्या पता है आपको कि आवाम को रिलीफ दे देना, उनके लिए कॉस्ट को कम कर देना, या टैक्सेस को कम कर देना, या किसी भी तरह से जो है वो उनको रिलीफ देना, ये सब्सिडी में आता है। ठीक है, ये नॉर्मली जो हम अवेयर हैं अपने मुल्क की सब्सिडी से। तो अब इंटरनेशनली बिजनेस में प्रोटेक्टिव सब्सिडी क्या होती है बेटा? दिस इज़ बेसिकली द पेमेंट गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द डोमेस्टिक कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स। ये एक मुल्क की गवर्नमेंट जो है ये अपनी कंट्री को पे करती है, अपनी कंट्री के लोगों को पे करती है, या तो प्रोड्यूसर्स को पे करेगी या कंज्यूमर्स को पे करेगी, इन ऑर्डर टू increase the consumption of the domestic goods and make them enough quality to export outside। ठीक है, अब लेट सपोज कि अब जैसे पाकिस्तानी जो मौजूदा हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने तो टैक्सेस जो हैं वो हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिए हैं ना, तो इन टैक्सेस की वजह से वो कंट्रीज़ जो बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट जिनका चल रहा था उनके लिए तो मुश्किल हुई ही हुई है, लेकिन इसके अलावा विद इन कंट्रीज़ जो हैं, अब आप प्री कोरोना वायरस से पहले की अगर आप न्यूज़ अगर आप स्टूडेंट्स के माइंड में हों तो यही देखने को मिलता था, महंगाई बहुत ज़्यादा है, कभी यहाँ पे जो है जो मर्चेंट्स जो हैं वो यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, वहाँ पे चलने मिलें बंद हो गई हैं, खर्चा इतना ज़्यादा हो गया है, मतलब इस किस्म की न्यूज़ जो है वो आपको ज़्यादा सुनने में आती थी। तो मीन्स कि सब्सिडीज़ ना देने की वजह से ये सब्सिडी बेटा ये बेसिकली आप कह लें कि ये एक प्लस और रिलीफिंग पॉइंट होता है किसी भी कंट्री के लोगों के लिए। ठीक है, और ये गवर्नमेंट को देनी भी चाहिए। ये गवर्नमेंट को आप कह लेंगे उनका, अगर आप फ़र्ज़ नहीं कह सकते तो आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि उनको देनी चाहिए ताकि उनका कंट्री स्मूथली चलता रहे, कंट्री में होने वाली प्रोडक्शंस जो हैं वो स्मूथली होती रहें, कंट्री में चलने वाले बिजनेसेस जो हैं वो स्मूथली चलते रहें। लेकिन अब देखेंगे जैसे इमरान खान ने जो है वो सब्सिडीज़ नहीं दी थी, अगर दी भी थी तो वो बहुत कम थी, तो काफ़ी ज़्यादा अगर कोरोना वायरस से पहले की न्यूज़ या पहले की अगर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को देखा जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक चल रहा था लोकली लिहाज से। लेकिन अब चूँकि कोरोना वायरस ने वैसे ही सिनेरियो बदल दिया है तो इसकी वजह से और भी ज़्यादा चीज़ें टफ हो गई हैं। ठीक है, तो बेटा ये बेसिकली सब्सिडीज़ जो दी जाती हैं ये बेसिकली पेमेंट होती है। पेमेंट आप ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट जो है वो अपने हाथ से कैश देती है प्रोड्यूसर्स को या कंज्यूमर्स को, ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट जो है वो रिलीफ दे देती है, टैक्स रेट कम कर देती है, प्राइस जो है वो कम कर देती है। जैसे यूटिलिटी स्टोर्स वगैरह, हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि यूटिलिटी स्टोर्स पे जो है वो प्राइसेस जो होती हैं ग्रोसरी प्रोडक्ट्स की वो कम होती हैं रेदर देन अगर हम बाकी प्राइवेट स्टोर्स पे जाते हैं। सो दिस इज़ अ kind of subsidy which is given by the government to its people, to the consumers, to the producers as well। ठीक है, and the बेटा very next point is के इट इंक्रीजेज़ द डोमेस्टिक सप्लाई। डेफिनेटली जब आप डोमेस्टिक प्रोडक्शन को सपोर्ट करेंगे सब्सिडी देकर तो वो आपकी डोमेस्टिक सप्लाई को भी इंक्रीज़ करेगी एंड अल्टीमेटली इंक्रीजेज़ द कंजम्पशन, और कंजम्पशन को भी इंक्रीज़ करेगी, और ये पॉइंट अल्टीमेटली लीड करेगा आपका सेल्फ सफिशेंसी की तरफ, जिसको कहते हैं खुद कफ़ील होना। ठीक है, यानी कि आपको जो है मज़ीद फिर ज़रूरत नहीं रहेगी कि आप जो है वो बाकी कंट्री से जो है वो इंपोर्ट करें चीज़ों को, क्योंकि आप फिर सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, आप इस काबिल हो जाएंगे कि आपकी कंट्री की जितनी नीड है आप उतनी प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है बेटा, आज का ये हमारा लेक्चर नंबर 9 था, जो कि दैट वाज अबाउट द फ्री ट्रेड एंड द प्रोटेक्शन के बारे में जो था। हमने प्रोटेक्शन के 2 पॉइंट्स को, यानी कि हमने सब्सिडी को और टैरिफ को डिस्कस किया है। थर्ड जो पॉइंट है कोटास के बारे में, हम इसको लेक्चर नंबर 10 में जो है वो हम इसको डिस्कस करेंगे। एंड आई होप सो कि बेटा आपको जो है वो समझ आ गई हो।
अच्छा, ये लेक्चर्स जो है वो काफ़ी देर से मैं इसको अपलोड कर रही हूँ। उसकी रीज़न ये थी कि मैं एक तो आउट ऑफ सिटी थी और कुछ प्रॉब्लम्स थी। आई वाज सफरिंग फ्रॉम दोज प्रॉब्लम्स, तो इस वजह से बेटा थोड़ा गैप आ गया है। बट अगर आप स्टूडेंट्स में से किसी को भी कोई भी कॉन्सेप्ट की समझ नहीं है कुछ प्रीवियस लेक्चर्स में से या प्रेजेंट लेक्चर में, तो आपने ज़रूर जो है वो मेरे से डिस्कस कर लेना है, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच बेटा।